प्रियंका गांधी जी हर 2 महीने में सवाई माधोपुर में टाइगर देखने आया करती थी। उन दिनों प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्हीं दिनों एक कांग्रेस के विधायक के बच्चे ने किसी दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया था। एक झूठे केस में 52 दिन बंद कराया गया। बड़े नेता तो अपने अपने संघर्ष को बार बार माइक पे बताकर और काउंट करा देते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है उनका संघर्ष पुलिस के थाने के रिकॉर्ड में होता है या फिर जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया होता है उनके ध्यान में होता है। आप अपना पॉलिटिकल गुरु जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु, किसे मानते हैं और क्या कुछ सीखने को मिला? मेरी आज जो भी पहचान है आचार्य गिरिराज किशोर जी के कारण है। देश के लिए, समाज के लिए किस तरह आदमी को पागल बनकर काम करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने को मुझे उन्हीं से मिला। कांग्रेस में तो शुद्ध रूप से चाटुकारी की राजनीति है। जो गांधी परिवार की चाटुकारी करेगा, जो गांधी परिवार को प्रसन्न रखेगा, प्रियंका गांधी को राजी करने के लिए, प्रियंका गांधी के आगे अपने नंबर बनाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाया। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोटवाल। बंगाल का जो इलेक्शन हुआ, कैसा अनुभव रहा? किस तरह की रणनीति आपने बनाई और क्या कुछ सीखने को मिला वहां? वहां पर विपरीत परिस्थितियों में काम करना अगर किसी को सीखना है तो बंगाल के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। लगातार 40, 45, 50 साल से जहां पर सरकार नहीं, उसके बाद भी भाजपा के लिए काम करना, उसके बाद भी विचारधारा के लिए काम करना, उसके बाद भी हिंदुत्व के लिए काम करना, और उसके बाद भी लगातार ये भावना रखना कि एक दिन तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो आपका समाज है उसके अंदर एक, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग बरगलाकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ों से हटाई जा रही है। ऐसी भी कई जगह स्थिति बेकार हो रही है। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सही ट्रैक पे लाने वाले और एक ट्रैक से भ्रमित करने वाले। जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनकी मंशा है समाज को तोड़ना, हिंदू समाज को तोड़ना। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति को पैसा कमाने का साधन बना लिया, उनको क्या कहना है? राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनका काम ही चोरों और उठाईगिरों को संरक्षण देना है। मैं दल नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो प्रोफेशनली इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि चोरों और उठाईगिरों को संरक्षण देने का काम उनका है। जितेंद्र गोटवाल डरते किसी से नहीं? कतई नहीं डरता। मेरी डिक्शनरी में डर शब्द दूर दूर तक नहीं है। नमस्कार, जय सिया राम। भारत रफ्तार की पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोटवाल, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व में युवा मोर्चा से लेकर विश्व हिंदू परिषद की तमाम जिम्मेदारियों पर हैं। खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले गोटवाल जी, आपका बचपन का नाम क्या था? जितेंद्र गोटवाल था, कोई और नाम? क्योंकि जितेंद्र कहा करते थे मुझे, परिवार में सब लोग जितेंद्र। अच्छा। मुझे प्यार से जितेंद्र कहा करते थे घर में। और मेरे पिताजी जो हैं वो बिल्कुल गांव के परिवेश से, छोटी झापदा मेरा गांव है। कहाँ पे? लालसोट में। अच्छा, लालसोट। दौसा लालसोट में। वहाँ से वो अपनी मजदूरी करने के लिए दिल्ली गए, दिल्ली सेटल हो गए। मैं भी 2री 3री क्लास के बाद दिल्ली चला गया। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भी दिल्ली हुई और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई, हम लोग 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, सब लोग वहीं दिल्ली में सेटल थे। तो फिर कैसे आप राजनीति में कदम कैसे रखा? कैसे पहले पढ़ाई के बाद या पढ़ाई करते करते राजनीति में कदम रख लिया था या फिर पढ़ाई के बाद आए? कैसे आपके? देखिए, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जब जिसके भाग्य में जो लिख दिया वो उसे करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मेरे बचपन से ही उसकी नींव तैयार हो गई थी। मुझे एक एपिसोड ध्यान आता है, मैं 17-18 साल का था, तो जहाँ दिल्ली में हम रहा करते थे वहाँ पर हम कुश्ती खेला करते थे। तो उस अखाड़े के जो खलीफा थे, वहाँ पर पहलवान को खलीफा कहते थे, मुस्लिम समाज से थे। वो पहला ऐसा अखाड़ा था जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा नहीं थी।
अच्छा, सबसे पहला संघर्ष मेरा जीवन का वहां से प्रारंभ कौन से सन की बात है? 91 की। कहाँ पे है? दिल्ली में? दिल्ली में तो हनुमान जी वजीरपुर। अच्छा, वजीरपुर। जिस तो हनुमान जी का वो मूर्ति नहीं थी अखाड़ा में। हाँ, तो आपने विरोध किया उसका? मैंने उनसे कहा भाई व्यायामशाला अखाड़ा है, इसके अंदर हनुमान जी का तो अपना एक महत्व है, हमें हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए। फिर आपने क्योंकि उनके धर्म को सूट नहीं करती थी। उन्होंने मुझसे मना किया। मैंने उसमें सभी लोगों से बातचीत करके यूनिटी तैयार की। हमने तय किया मूर्ति रखेंगे। आप कितने साल के थे जब? मैं उस समय 18 साल का था। अच्छा, 18 साल के युवा में इतना जोश जो आज तक बरकरार है। बिल्कुल। गोटवाल जी, लोग कहते हैं आपको बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी। नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन गुस्सा मुझे आता नहीं है। पर अपनों के लिए तो आप बड़ा बड़ा खतरनाक तरीके से लड़ जाते हैं। ये मेरा स्वभाव है। कैसे? ये मेरा स्वभाव है। मेरा मानना यह है कि राजनीति हो, व्यापार हो या फिर परिवार हो, आपको टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अपनी टीम नहीं है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली में मेरे पास इतनी बड़ी टीम है। आज मुझे 500 लोगों की जरूरत पड़े तो दिल्ली में ही मेरे पास 500 लोग हैं। मैंने राजस्थान की राजनीति करी, पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिया। क्या क्या रहे? देखिए, राजस्थान में मैं विश्व हिंदू परिषद में काम किया। मैंने सामाजिक समरसता के नाते पूरे राजस्थान का प्रवास किया और लगभग 5 साल मैंने पूरे राजस्थान में प्रवास किया। 2010 में माननीय अरुण चतुर्वेदी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे एससी मोर्चे का प्रदेश महामंत्री बनाया। उस नाते फिर मुझे प्रवास करने का मौका मिला। 2013 में जब हमारी सरकार बनी, मैं विधायक बना और मुझे पार्टी ने संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी। उस नाते भी मुझे पूरे प्रदेश में प्रवास करने का अवसर मिला। और फिर 2018 के बाद जब मैं चुनाव लूज कर गया, उसके बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री कई जिम्मेदारियां दी। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे विचार परिवार के लोगों के। हमेशा उन्होंने मुझे एक बालक की तरह लाड किया और मुझे आगे बढ़ने में मेरे विचार परिवार के लोगों ने मदद की और मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मदद की। पर जितेंद्र जी, जो आपने कहा कि अपनी टीम को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप टीम को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वो टीम में से कुछ लोग, जैसे आप उनके साथ खड़े हैं लेकिन वो आपके बुरे समय के साथ, ऐसा भी होता है कि वहाँ पे दुख नहीं होता? देखिए, मुझे लगता है कि हमने जो अपना लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को पाने के लिए कई सारे इस तरह के मोड़ आएंगे, तब हम लोगों से जो अपेक्षा करते हैं वो लोग हमारी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरते। क्योंकि हम सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के युग में अपेक्षाएं कम रखना ही बुद्धिमानी होगी। और कार्यकर्ता होने के नाते जिसकी जितनी क्षमता है, आदमी काम करने का प्रयास करता है, साथ देने का प्रयास करता है। उसके बाद भी मेरा मानना यह है कि टीम वर्क में काम करने के साथ समस्याएं तो आती है। आफ्टर ऑल, जिसके पास अपनी टीम है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, सामाजिक जीवन में, टीम के साथ जो कल लोग काम करते हैं वो आज नहीं तो कल टीम को आगे ले जाने के साथ साथ खुद भी आगे बढ़ते हैं। तो सर, एक सवाल जो बार बार आपको याद आती होगी कि आपको एक झूठे केस में 52 दिन बंद कराया गया, तो वो जो जेल का अनुभव था वो कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को मिला? वो दिन थे वो याद आते हैं कि कभी क्या कुछ सीखने को मिला, अंदर कुछ अनुभव? देखिए, मैं विपक्ष के नाते उन दिनों पूरे प्रदेश में संघर्ष करने का काम कर रहा था। बड़े नेता तो अपने अपने संघर्ष को बार बार माइक पे बताकर और काउंट करा देते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है उनका संघर्ष पुलिस के थाने के रिकॉर्ड में होता है या फिर जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया होता है उनके ध्यान में होता है। इसी तरह मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 53 दिन जेल में रहा। एक किसी बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई और मैंने जाके पुलिस के साथ बैठकर उसको आंदोलन को खत्म करने का काम किया। बेसिकली वो झगड़ा कुछ और था। प्रियंका गांधी जी हर 2 महीने में सवाई माधोपुर में टाइगर देखने आया करती थी। उन दिनों प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्हीं दिनों एक
कांग्रेस के विधायक के बच्चे ने किसी दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया था, तो मैंने प्रियंका गांधी जी को एक पत्र लिखा और एक टिकट भेजी थी, आइए हमारे प्रदेश में आप लड़की को लड़ना सिखाइए, आपके विधायक के बेटे ने हमारी एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया। क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस में तो शुद्ध रूप से चाटुकारी की राजनीति है। जो गांधी परिवार की चाटुकारी करेगा, जो गांधी परिवार को प्रसन्न रखेगा, जो गांधी परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर चलेगा, वही कांग्रेस में चल पाएगा। नेचुरल सी चीजें हैं जो सबको ध्यान में मुझे लगता है। और अशोक गहलोत ने जी प्रियंका गांधी को राजी करने के लिए, प्रियंका गांधी के आगे अपने नंबर बनाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाया। लेकिन हमारे कई वरिष्ठ नेता कहते थे कि वो नेता नहीं जिनके ऊपर केस ना हो। और मुझे लगता है कि 17-18 केस मेरे ऊपर पिछले विपक्ष की सरकार में लगे, और मुझे कई अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला, माननीय सतीश पूनिया जी के साथ, माननीय सीपी जोशी जी के साथ। सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो आप 2 बार तो महामंत्री रहे। मैं एक बार प्रदेश मंत्री रहा, एक बार उपाध्यक्ष रहा, एक बार महामंत्री। तीनों अलग अलग जिम्मेदारी पर। बिल्कुल। कैसा लगा इन तीनों जिम्मेदारी पर? कौन सी कांटों वाला ताश था, या कौन सा ठीक लगा आपको? मैं इसमें तो इतना ही कहूंगा, टिपिकल सवाल है, मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं। मैं इसमें खाली इतना ही कहूंगा कि संगठन ने जब भी आपको कोई काम दिया हो, आप उसको ऑनेस्टी से और ईमानदारी से करोगे तो उस काम को आप एंजॉय करोगे। और पार्टी जब आपके साथ खड़ी हो तो मुझे लगता है कि किसी भी काम में आपको समस्या नहीं आती। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं खूब दौड़ा, पूरे प्रदेश में दौड़ा, और रोज आज उसका मुझे लाभ मिलता है। कहीं भी प्रदेश में जाते हैं तो हमें अपनी टीम मिलती है, पार्टी के लोगों का सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है, और उसी कारण से आज हम नेता हैं। गुटवाल जी, आप नेता इसलिए भी हैं, लोग कहते हैं कि जो आप सोच लेते हैं वो करते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये किससे सीखने को मिला? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, आप कह रहे हो बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया, युवा मोर्चा के दौरान 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप अपना पॉलिटिकल गुरु जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, और क्या कुछ सीखने को मिला? मतलब ये जो कला है आप में कि अपने लोगों की मदद करना और आउट ऑफ द वे जाना, कई बार वो मैंने देखा है कि आप अपने लोगों की लड़ भी लेते हैं कार्यकर्ता के लिए। तो ये जो जज्बा है, ये कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी सोच है, मदद करने की जो थॉट लेवल है, वो कैसे आया? देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया कि दिल्ली में 91 में मैंने संघर्ष प्रारंभ किया हनुमान जी की मूर्ति को लेकर। उस समय मैं जुड़ा माननीय आचार्य गिरिराज किशोर जी से, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री थे उस समय। उनसे मेरा जुड़ना हुआ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी आज जो भी पहचान है आचार्य गिरिराज किशोर जी के कारण है। वो स्वर्ग में हैं, लेकिन उनका स्वभाव था अपने व्यक्ति के लिए संघर्ष करना, कहना, अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना। और मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली कि सदैव सामाजिक जीवन में या परिवार में या व्यापार में अपने लोगों के लिए आपको मदद करने का स्वभाव रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो आदमी इस दुनिया में आया और अपना स्वार्थ के लिए जिया और चला गया तो उन्हें कोई याद रखेगा, लेकिन जो अपनी टीम के लिए काम करेगा उसको हमेशा याद रखा जाएगा। तो आचार्य जी को आप गुरु मानते हैं, इस मामले में सीखने को मिला? निश्चित टीम भावना होनी चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। निश्चित तौर पर। बिकॉज आई हैव सीन सेवरल पॉलिटिशियंस, वो क्या होता है कि खुद की मदद करते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए मेरा पूछना लाजमी था इस तरह का क्वेश्चन कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी मैंने आपको बताया कि आचार्य जी से मुझे प्रेरणा मिली। मुझे हिंदुत्व के लिए काम करने की प्रेरणा उनसे मिली, मुझे दौड़ने की प्रेरणा उनसे मिली, मुझे टीम को साथ लेकर काम करने की प्रेरणा उनसे मिली। और सच पूछो तो देश के लिए, समाज के लिए किस तरह आदमी को पागल बनकर काम करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने को मुझे उन्हीं से मिला। सामाजिक समरसता विश्व हिंदू परिषद के अंदर आपने काम किया, तो आज राजस्थान में एक बड़ी समस्या है सर कि सामाजिक समरसता का अभाव है। बहुत सारे राजस्थान के इलाके आज भी ऐसे हैं, हालांकि पहले से बहुत कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी अगड़ा और पिछड़ा किया जाता है। हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आज विधायक रहते हुए और बीजेपी के नेता रहते हुए अभी भी क्या कोशिशें इस तरह की करते रहते हैं आपकी सामाजिक समरसता बढ़ी रहे, अगड़ा पिछड़ा नहीं हो और हिंदू समाज एक रहे? देखिए, आप कभी भी मेरा भाषण सुनेंगे तो मैं हमेशा कहा करता हूँ
समाज का मतलब एक जाति नहीं होती। समाज का मतलब एक समूह में रहने वाले लोग होते हैं। हम जहां भी किसी कार्यक्रम में, किसी व्यक्तिगत, किसी जाति के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूं कि समाज मतलब एकजुटता, समाज मतलब साथ में बैठने वाले सभी लोगों में प्रेम और सद्भावना एक समाज है। समाज का मतलब जाति से नहीं होता। और मुझे लगता है कि जहां पर गांव में, जिस गांव के अंदर ये भावना आ जाती है, वहां जाति गौण हो जाती है, वहां पर एक ही समाज बसता है, मेरे क्षेत्र का समाज। और वो क्षेत्र का समाज अपनों से बनता है, अपने साथियों से बनता है, अपने पड़ोसी से बनता है, अपने गांव के लोगों से बनता है, अपने क्षेत्र के लोगों से बनता है। सर, एक जो आपका समाज है उसके अंदर एक मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग बरगला कर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ों से हटाई जा रही है, और ऐसी भी कई कई जगह स्थिति बेकार हो रही है। तो उसको लेकर भी कुछ आप सामाजिक चेतना या आप लोगों को जाके समझाते हैं, ऐसा कुछ किया है, या उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे जो जो लोग ऐसे कर रहे हैं? देखिए, मैं सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर संभाग की बात करना चाहूँगा आपसे। इन संभाग में कहीं पर भी इस तरह की कोई घटना होती है तो मेरी कोशिश रहती है वहाँ जाकर उन लोगों को समझाइश के साथ, उनके विचारों को अपने साथ जोड़कर, मेरे विचारों को उनके साथ जोड़कर उनको समझाने की कोशिश करूँ। और कई बार हमें सफलता मिली है। क्या है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सही ट्रैक पे लाने वाले और एक ट्रैक से भ्रमित करने वाले। जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनकी मंशा है समाज को तोड़ना, हिंदू समाज को तोड़ना। और हमारे देश में अगर हिंदू समाज एकजुटता के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है हम पूरे विश्व से लड़ सकते हैं। आज जैसे पूरे विश्व में क्राइसिस आए हुए हैं, जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। ऐसी क्राइसिस के अंदर भी हमारे देश में समस्याएं नहीं है। प्रोपोर्शनली अगर वो, मान लो प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा तो प्रोपोर्शनली कहा, हमारे यहां समस्या नहीं है। आज मैं अध्ययन कर रहा था अभी, कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 100% तक बढ़ी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं जो इस अर्थव्यवस्था को आज भी संभाले हुए हैं। आप देखेंगे कई देशों के अंदर गैस की, पेट्रोल की, डीजल की किल्लतें आ गई, लेकिन हमारे देश में नहीं है। ये हिंदू समाज का एक नेता है जो इस देश को बांध कर चल रहे हैं, और उनके अंदर समाज की भी ताकत है, भगवान की भी ताकत है, और वो उनकी एक ताकत के सामने पूरे विश्व को ये एहसास भी दिलाया उन्होंने कि हिंदुस्तान, भारत, जिसके बारे में हम कहा करते थे एक भूमि का टुकड़ा नहीं, अटल जी कहा करते थे एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता देश है। ये प्रूफ किया बार बार मोदी जी ने। और मैं कहता हूं, ये बात हमेशा कहता हूं मैं, कि हमारे समाज में जब भी हम लोग एकजुटता के साथ खड़े होंगे, इस देश को कोई ना नुकसान पहुंचा सकता है। किसी की ताकत नहीं है जो हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाना की हिम्मत रखे। सर, एक सवाल है कि राजस्थान में आपके समाज में धर्मांतरण की गतिविधियां अभी भी हो रही है। अमूमन एसटी और एसटी के बीच में ज़्यादा है, तो पूर्वी राजस्थान में तो कम है, लेकिन इधर आप चल जाते हैं वागड़ की तरफ तो इधर है बहुत ज़्यादा। ईसाई धर्मांतरण भी हो रहा है, मुस्लिम कन्वर्जन भी हो रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? और आपकी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया है, लेकिन क्या वो धरातल पे क्यों नहीं उतरा अब तक, और उतरेगा तो कब तक उतरेगा? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, दलित समाज में जहां भी इस तरह का विषय आता है, मैं स्वयं भी और मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम इस पर विशेष काम हम लोग कर रहे हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जिनको धर्मांतरण होने के बाद भी हम लोग वापस लाए, और वो आज हिंदू धर्म के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने बाकी एसटी समाज की कही, तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं और उनका फोकस किसी अलग तरह के विषयों पर रहता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि दलित समाज में जहाँ भी इस तरह का विषय आता है, उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं। सर, लव जिहाद की घटनाएं भी बहुत बढ़ रही है राजस्थान में लगातार।
की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कैसे इसमें लगाम लगाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी जब से इस प्रदेश के मुखिया बने हैं, धर्मांतरण पर भी हमने रोक लगाई है और ऐसे विषयों में बहुत कमी आई है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और ऐसे विषयों में कमी आई। ये एक समाज के लिए भी संदेश है और हमारे हिंदू धर्म के लिए भी संदेश है। लव जिहाद की घटनाओं के लिए तो ऐसा कुछ कानून तो बना नहीं है। देखिए, कानून नहीं बना उसके बाद भी, लेकिन हम सब जनप्रतिनिधियों को, पार्टी के लोगों को और पुलिस प्रशासन के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार हमारे साथ बैठ के डायरेक्शंस दिए कि लव जिहाद की घटना, धर्म परिवर्तन की घटनाओं पे हम लोगों को विशेष काम करना चाहिए और हम करते हैं। सर, एक सवाल है, सिख के बीच में खटीक समाज आता है और हिंदू धर्म के अनुसार झटके वाला मीट की हमारी जो धार्मिक रीति नीति है उसके अनुसार खाना चाहिए। तो कई बार ये विषय उठाया कि झटका और हलाल स्पेसिफाई करके, मतलब दुकानों पर अलग अलग लिख के फिर बेचा जाए। दिल्ली में ऐसा नियम भी बना था, लेकिन राजस्थान में अभी तो कोई ऐसा नियम नहीं बना। इसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे स्पेसिफाई हो कि किसी का हमारा धार्मिक भावना खराब नहीं हो? देखिए, इस पर हमारी चर्चा हुई थी और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ ना कुछ कानून लेकर आने वाले। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मेरा मानना है किसी भी धर्म के अगर ठेस पहुंचती है तो ऐसे विषय पर निश्चित तौर पर कानून बनना चाहिए और हम लोग उस तरफ काम कर रहे हैं। आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे हिंदू समाज को कि जो अगर आप खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो किस तरह का खाना चाहिए, कुछ ऐसा? देखिए, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा मैं हिंदू समाज से कि हम लोग सात्विक जीवन जिएंगे, सात्विक तरीके से जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, हमारे अच्छे विचार भी मन में आते हैं और विशेष तौर पर इस हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के जीवन जीने वाले की जो संख्या है वो बहुत अधिक है और उस कारण से हम लोग अध्यात्म की ओर भी जाते हैं। जब अध्यात्म की ओर हम लोग जाते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है और मुझे लगता है कि हमेशा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने भी, भगवान कृष्ण ने भी, हम जो खाता ही उसको थोड़ी रोक लेंगे, बाबा साहब ने भी, अंबेडकर जी ने भी इस विषय पर कई बार, उनकी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें उन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं ज्यादा आपको विस्तार से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का विषय नहीं है, आप कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब सर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। सर, गोटवाल जी का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, जितेंद्र जी, लेकिन आपके परिवार में कौन कौन है और बच्चे कितने हैं और भाभी जी को टाइम देते हैं या नहीं देते, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, हम 5 भाई हैं और 15 मेरे भतीजे हैं, 2 बेटे हैं। 15 भतीजे एक साथ रहते हैं? सब एक परिवार है, हमारा ज्वाइंट परिवार है और उसमें हमारे 5 भतीजों की हम शादी भी कर चुके हैं। गजब। और 5 हमारी धर्म पत्नियां, 5 भाइयों की। तो कई बार तो लोग सोचते हैं कि 10 महिलाएं किचन में काम करती हैं और एक साथ रहती हैं, बड़ा मुश्किल है ऐसा, लेकिन सब ईश्वर की कृपा है। और मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार में जो आनंद है, मुझे देख के आप महसूस कर सकते हैं मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये जो पंच परिवर्तन वाला संघ की जो बात है, संघ के स्वयंसेवक कह रहे हैं पंच परिवर्तन, तो उसमें एक विषय ये भी आता है, कुटुंब प्रबोधन। आता है, बिल्कुल आता है। मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते हमेशा इस विषय पर कहता हूँ कि इस विषय पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं जितना आनंद की अनुभूति करता हूँ। कैसे? मुझे घर की कोई चिंता नहीं, मुझे परिवार की कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चों के एजुकेशन की कोई चिंता नहीं, मुझे खर्चे पानी की चिंता नहीं, कि परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। और भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो मेरे परिवार के लोगों ने तय किया हुआ है, ऑफिस कौन चलाएगा, घर कौन चलाएगा, डीजल कौन देने वाला है जितेंद्र को। इसलिए मैं बड़ा आनंद से जीता हूँ और आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि 2007-8 के बाद, 10 के बाद मैंने व्यापार भी नहीं किया। अच्छा। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, AA कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी हमारी 2-3 और हम ज्वाइंट फैमिली के साथ काम करते हैं, इसलिए सारा बिजनेस मेरे भाई देखते हैं।
अच्छा, वो टेंशन मुझे जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करते हैं मेरी। ये तो बहुत बड़ी बात। संयुक्त परिवार का एक और लाभ बता रहे हैं, क्योंकि आप आज जनरेशन चेंज हो रही है, बहुत सारे लोग एकल परिवार में रहने का कोशिश करते हैं। तो जितेंद्र गोटवाल जी, एक नेता होने के नाते एक अच्छी चीज बताइए कि अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो बहुत अच्छा लाभ हो सकते हैं। मतलब एक इनको ये बड़ा लाभ है कि इनको पैसे कमाने की जरूरत नहीं, भाई वगैरह कमा रहे हैं तो इजीली ये जीवन जी रहे हैं और अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं और जनता की सहायता भी कर रहे हैं। और देखो क्या होता है कि जितेंद्र जी, राजनीति मुझे लगता है कि एक पेशा नहीं है, ये राजनीति एक समाज सेवा है। का जो लोग पैसा कमाने आते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। उससे उनका खुद का स्तर भी गिरता है और जिस पार्टी में वो काम करते हैं उस पार्टी का स्तर भी गिरता है। तो ये अच्छा है कि आपका बैग सॉलिड हो तो फिर दिक्कत नहीं होती। आपको कभी अनुभव हुआ ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति में ईश्वर आपको सेवा करने का अवसर देता है और उस अवसर का आनंद लेना चाहिए। आप जितनी सेवा करेंगे, आप जितने लोगों के बीच में जाएंगे, जितने आप रोड बनाएंगे, जितने घरों में आप बिजली पहुंचाएंगे, आज के लोग में भी लोग धन्यवाद देते हैं। मैं पहली बार विधायक बना तो मेरे यहाँ पे लगभग 143 गांव थे जिनमें रोड नहीं थे। मैं 113 गांव में रोड पहुंचा पाया। मेरे यहाँ पर लगभग 70-80 गांव थे जिनमें लाइट ही नहीं थी। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योतिकरण योजना में लाइट लेकर गया। और मुझे आज भी आनंद आता है जब मैं उस गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं ये गोठवाल है जो हमारे यहाँ लाइट लाया था, ये गोठवाल है जो हमारे यहाँ बिजली लाया था। और बाकी नेताओं का सब तरह का चरित्र रहता है। बहुत से लोग राजनीति में वैभव कमाने के लिए आते हैं, यश कमाने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैंने कई बड़े नेताओं को तो ऐसे भी देखा है जो एक्चुअल में तो बहुत बड़े इंटरनेशनल गड़बड़ घोटाले के लोग हैं, लेकिन बात बात पर कहेंगे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, अपने को खत्म कर दूंगा। जनता सब जानती है भैया, आज के युग में कुछ नहीं छुपता किसी से। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको गाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही कर रहे हैं तो वो भी गाने की आवश्यकता नहीं है। इस सोशल मीडिया के समय में कुछ नहीं छुपता। हर नेता का चिट्ठा जनता के पास है। आपके सामने वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप पावर में हैं। मैंने चुनाव हार के भी देखा, जीत के भी देखा। हारने के बाद भी मैंने चुनाव को और क्षेत्र को एंजॉय किया, क्योंकि अगर आपके जीवन में दाग नहीं है और आपने स्वच्छ जीवन जिया है तो लोग आपको प्रेम करेंगे, आपको स्नेह देंगे। चुनाव जीतना हारना अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति को पैसा कमाने का साधन बना लिया, उनको क्या कहना है? देखिए, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि राजनीति जो है समाज सेवा का माध्यम है। राजनीति अपनी एक नई पहचान बनाने का माध्यम है। राजनीति एक बड़ी लाइन खींचकर काम करने का माध्यम है, जिसमें आप अपने आप को एक समाज सेवक के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम रोड बनाने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं, आप उसमें मैक्सिमम शौचालय बनाने वाले भी व्यक्ति बन सकते हैं, आप मैक्सिमम लाइट गांव में पहुंचाने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं, और आप मैक्सिमम गांव में जाने वाले लोग भी बन सकते हैं, आप मैक्सिमम लोगों से अप्रोच करने वाले लोग व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो किसी ना किसी काम में आपको इस तरह का आभास होना चाहिए कि मैंने ये काम सर्वाधिक समाज सेवा के क्षेत्र में किया। हाँ गोटवाल जी, 30 साल की उम्र में आपने राजनीति में कदम रखा, यानी वो युवा अवस्था थी, जो उम्र थी 30 साल की, आपने बहुत कुछ सीखा। आज के युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है, आपके दौर की राजनीति अलग थी। देखिए, उनसे मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब समाज सेवा में आप आए हैं तो बिना स्वार्थ के इस जनता की सेवा करें। जनता आपको हमेशा अवसर देती है, और जिस दल के, जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं उसके प्रति निष्ठा रखें। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कई बार कहता हूं कि हमारे यहाँ पर इतने कैमरे हैं, कैमरे इन द सेंस कि इतने वरिष्ठ लोग हैं हमारे, इतने हमारे शुभचिंतक हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई देख रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक साधारण चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक मजदूर का बेटा भी बन सकता है, कुछ एक मजदूर का बेटा भी कुछ बन सकता है। आप बनी के महामंत्री और 2 बार विधायक, और एक पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें टिकट कटने के बाद राज्यसभा में और प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल ध्यान में होगा, बांसु उनको राज्यसभा में लेकर आए थे, सारंगी जी को। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर रामनाथ कोविंद जी एक दलित वर्ग से आके इस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब के बाद पहली बार किसी को कानून मंत्री बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूं, पेशेंस रखें। हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्थान पर, उचित स्थान पर होंगे जिसकी हमें आवश्यकता थी या जिसमें हम पहुंचना चाहते थे, या पार्टी ने हमें जिसके लिए उपयुक्त समझा। सर, अभी आपने हाल ही में एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि आपने कि बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में जातिवाद बहुत हो गया है। तो आपकी मंत्री बनने से लेकर हर जगह जाति देखी जाती है। इस अंतर जो आपका विचार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो जाति देख के ही सब कुछ कर रही है, लेकिन आपके मन में ये जो बात आई, कैसे आई और क्यों आपने ऐसा सोचा? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी जाति में अगर किसी को नेतृत्व दिया जाता है तो जाति के साथ साथ उसकी क्षमताओं का आकलन भी करना चाहिए। चाहे कोई भी दल हो, मैं किसी जाति विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूं, और समाज में कितनी एक्सपेक्टेशंस किस व्यक्ति की है, अगर दो विषयों को ध्यान रख के हम लोग चलते हैं तो निश्चित तौर पर दल को फायदा होता है। सर, आपने जो ये बयान, आप महामंत्री रहे और भजनलाल जी महामंत्री रहे, उसको का उपाध्यक्ष होंगे? महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष था मैं। तो भजनलाल जी से आपने क्या कुछ सीखा? क्योंकि वो भी मैं देखता था बहुत मदद, बहुत सुबह से लेकर शाम तक, और आप भी उसी पोस्ट पे रहे, मुख्यालय वाली पोस्ट पर। वो भी लगे रहते थे, आप भी लगे रहते थे। देखिए, भजनलाल जी ने हमें निकाय, पंचायत राज चुनाव और रैलियां किस तरह से करनी है, इन सब चीज़ों में भजनलाल जी ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और मैं अब कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं तो पुरानी चीज़ें हम याद कर कर हंसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी कई बार कहा भी करते हैं कि तुम लोगों को मैंने तैयार किया तो आज अच्छा मुझे भी अनुभव होता है, और कई बार कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं तो उस अनुभव का हमें लाभ भी मिलता है। अभी बंगाल में भी कई सारी रैलियां माननीय पीएम साहब की, माननीय गृह मंत्री जी की, योगी जी की और कई बड़े नेताओं की हम लोगों ने रैली कराई। तो बंगाल के लोगों को ऐसा लगता था जैसे बहुत सहजता से हमने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि हमें कई सैकड़ों कार्यक्रम हम लोगों ने किए, तो अच्छा अनुभव हुआ। सर, बंगाल पे आता हूँ, मैं बंगाल पे आ रहा था, पहले आ गए। बंगाल का जो इलेक्शन हुआ उसमें ऊँट की मुंह में जीरे के समान राजस्थानियों का बड़ा योगदान है। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि राजस्थानी भी बहुत सारे थे, वहाँ मारवाड़ी थे, आप लोग वहाँ टीम के रूप में गए थे, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की वहाँ। अमित शाह जी ने भी सभी प्रदेश से आए हुए लोगों की तारीफ की, राजस्थान की भी, खासतौर मारवाड़ियों की तारीफ की। तो कैसा अनुभव रहा, किस तरह की रणनीति आपने बनाई और क्या कुछ सीखने को मिला वहाँ कुछ? देखिए, बंगाल में पहली बार मुझे चुनाव में जाने का अवसर मिला। 4 महीने प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। कहाँ रहे आप? मैं आसनसोल जिला मुझे दिया गया था। मैं आसनसोल जिले में 7 सीटें थी, हम 7 जीते हैं, और वहाँ पर राजस्थानी प्रवासी भी अच्छी संख्या में थे। और बेसिकली तो प्रवासियों का जिला है, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, कई जिलों के, कई प्रांतों के वहाँ लोग थे। और टीएमसी की सरकार ने जितना अत्याचार किया था, जितने उन्होंने लोगों को कष्ट दिया था, जनता ने उतना बढ़कर वोट दिया। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय सुनील बंसल जी को, जिन्होंने लगातार 4-5 साल रुककर वहां पे संगठन का स्ट्रक्चर किया। मैं धन्यवाद दूंगा उसके लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी को, जिन्होंने पूरा समय देकर वहां पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और गृह मंत्री जी की जो हमारी चाणक्य नीति से काम करने का जो उनका स्वभाव है, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। और हमारे देश को आवश्यकता थी कि आज बंगाल में जो हमारी सरकार बनी है, पूरे विश्व में उसकी चर्चा है।
और क्या अभी मैं देख रणनीति रहा आप था, मारवाड़ियों के बीच में क्या रणनीति लेके गए आप? देखिए मारवाड़ियों के बीच में तो मुझे लगता है किसी रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपनों के बीच में हम जाते हैं, जो उनका प्यार और स्नेह मिलता है, और जब उनके साथ बैठकर आप चर्चा करते हो, तो रणनीति वो क्षेत्रीय लोग बना लेते हैं। वही बना देते हैं। 4 महीने में क्या सीखने को क्या मिला? क्योंकि सुनील बंसल जी की बारीकियां, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, क्या कुछ सीखने को मिला इन बड़े नेताओं से आपको? देखिए चुनाव की जीत का असली देखिए बंगाल में काम करने के बाद एक चीज समझ आती है, पार्टी संगठन के साथ साथ आपको लोगों की कनेक्टिविटी मैक्सिमम बढ़ानी चाहिए, एक। दूसरा, संगठन का जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं चुनाव में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव जीतने का जो आपको श्रेय मिलता है, बेसिकली तो वो संगठन का काम है, जिसके कारण श्रेय किसी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति ही संगठन के लिए काम करता है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी वहां पर विपरीत परिस्थितियों में काम करना अगर किसी को सीखना है, तो बंगाल के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। लगातार 40, 45, 50 साल से जहां पर सरकार नहीं, उसके बाद भी भाजपा के लिए काम करना, उसके बाद भी विचारधारा के लिए काम करना, उसके बाद भी हिंदुत्व के लिए काम करना, और उसके बाद भी लगातार ये भावना रखना कि एक दिन तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल था जिसने बंगाल में सरकार बनाई, और हमारे नेताओं की रणनीति थी जिसके कारण सरकार बनी। सर आप अब आपके क्षेत्र पे आते हैं, खंडार पे। सर खंडार जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, मैं लंबे समय से एक्चुअली पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। तो 10-11 के आसपास जब मैं एक बार खंडार गया था, तो उस वक्त खंडार के 12 के आसपास में खंडार गया था शायद। तो उस वक्त मैंने देखा खंडार बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि पानी की वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सड़कें वहाँ थी नहीं। अभी आपने बताया कि अधिकतर गाँव में सड़कें आपने बनवा दी है, मे भी हो सकता है पानी की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी जैसा कि आप लोग कह रहे थे, लेकिन पानी की अभी भी कई हिस्सों में प्रॉब्लम है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगली बार जनता आपसे संतुष्ट है, लेकिन आगे और क्या काम कराने वाले हैं आप खंडार की जनता के लिए? क्योंकि ये तो पानी और सड़क तो मूलभूत सुविधाएं, और भी कोई समस्या है वहाँ पे? बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 साल के अंदर 4 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया है, उसका भी खंडार में लाभ मिलने वाला है। खंडार में जो हमने पिछली सरकार में और इस सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, पहले खंडार में जाने में 2013 से पहले खंडार जाने में लगभग 3 घंटे लगा करते थे, आज 40 मिनट में पहुंचते हैं। कहाँ से 40 मिनट? सवाई माधोपुर से। और खंडार में पहले कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज खुलवाने का काम किया, बच्चों को उच्च शिक्षा वहां पर मिलती है। खंडार के अंदर पहले जिला हॉस्पिटल नहीं था, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलवाने का काम किया, वहाँ चिकित्सा मिलेगी, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और खंडार में कृषि मंडी नहीं थी, अच्छा, उससे किसानों को लाभ मिलेगा, हमने कृषि मंडी खुलवाने का काम किया। और खंडार में बेसिकली क्या है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण व्यापारी भी परेशान थे और किसान भी परेशान था। आज अच्छी कनेक्टिविटी के कारण सबको लाभ मिल रहा है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कार्यकाल में हम लोग कुछ ना कुछ खंडार के लिए रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा कर रहे हैं। और कुछ बड़ा करने वाले हैं आप? कुछ बिल्कुल बड़ी घोषणा यही कर दो आप, कुछ हमको बता दो आज। ये घोषणा करना माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। आप काम करवाएंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे? बिल्कुल, हम कुछ करने वाले हैं ऐसा जिससे खंडार के लोगों का जो मैं कहूंगा जीवन शैली बदल जाएगी। ERCP जो एक लाइफलाइन है पूर्वी राजस्थान की, तो इसका फायदा कब तक? देखिए सरकार ने कई क्षेत्र में काम स्टार्ट किया है, तो जल्दी मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। ERCP का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा सरकार में, क्योंकि तेजी से काम तो चल रहा है। देखिए मैंने आपको बताया 5-6 महीने तक मैं बंगाल था, आज का स्टेटस मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है। राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? एक वन लाइनर है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी। क्यों? उनकी निडर होके काम करने की जो स्टाइल है, और जो ठान ले उसको करने की स्टाइल है, जो निश्चित तौर पर मैं उसी दृष्टि से और उसी तरीके से काम करने का प्रयास करूंगा। आपकी जो एक छवि है
कड़क संगठनकर्ता और सुलभ विधायक, तो आप खुद को किस भूमिका में ज्यादा सहज मानते हैं? तो कठिन खतरनाक सवाल पूछ लिया क्या? सरल विधायक के रूप क्योंकि आप कड़क है संगठन करता था, ऐसा लोग बोलते हैं मुझे कि आप कठोर तो है ही, क्योंकि संगठन का काम कठोरता से ही होता है। सहजता से तो होता ही है, लेकिन कठोरता भी जरूरी है संगठन के काम में, क्योंकि जो जिस मूल संगठन से आप निकले हैं, विश्व हिंदू परिषद से, वहाँ तो मतलब जो आपका पैरामीटर्स हैं विश्व हिंदू परिषद में काम करने के, कि सूचना के बाद सोचना बंद, तो आप उसी के संगठन के नाते काम कर रहे थे। बिल्कुल, मैं संगठन के नाते काम करता हूँ और मेरा मानना ये है कि संगठन के विस्तार के लिए कठोर होना आवश्यक है। राजनीति में जितेंद्र गोटवाल राजनीति के अलावा खाली समय होता है क्या करना पसंद करते हैं? खेत पर जाना। और कुछ पुस्तक भी पढ़ लेते हैं क्या? पुस्तक पढ़ने का समय कम मिलता है और मैं ज्यादा पढ़ने का शौक मैं रखता भी नहीं हूँ। हॉबी क्या है आपकी? मुझे अपने खेत पर काम करना, और क्योंकि मेरा खानदान पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो मेहनती है। जैसे घर में कोई काम चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, या कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेरी कोशिश रहती है, अगर दिल्ली गया हूँ तो चलो यार साइड देख कर आते हैं क्या चल रहा है वहाँ। भी इंटरेस्ट रहता है साइड में, तो कभी कभी मैं बिल्कुल जाया करता हूँ। और हमारे यहाँ पे 4 पीढ़ी से काम करने वाला स्टाफ है हमारे पास। अच्छा। जिनके दादा पोता तक पड़पोते तक हमारे पास काम कर रहे हैं। तो मुझे उस दृष्टि से भी अच्छा लगता है कि पुराने लोगों से मिलना होगा, पुराने कर्मचारियों से मिलना होगा, और मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ। तो आपके मतलब पिताजी आपने कहा मजदूर थे, तो आपने बड़ा उस समय बहुत ही गरीबी में जीवन जिया होगा। मैंने नहीं जिया। मतलब आपने नहीं जिया, आपने कहा पिताजी मजदूर थे। पिताजी मजदूर थे, मेरे बड़े भाइयों ने दोनों ने उस समय को देखा है, और मेरी बड़ी बहनों ने देखा है। अच्छा, आप छोटे थे? मैं चौथे नंबर पे था। आपसे छोटे भी हैं? मेरे से छोटा भी है भूपेंद्र। वो भी बीजेपी में शायद? हाँ, वो भी एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली से। तो हम जो नीचे के दोनों भाई हैं छोटे, तीनों कहूँगा मैं, हम तीनों ने वो समय नहीं देखा। मैं जब पैदा हुआ तब से हमारे पास 4 व्हीलर कार थी, स्कूटर था, सब कुछ था। शायद मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण था कि मेरा ध्यान धीरे धीरे व्यापार से हटके समाज सेवा की ओर चला गया, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं थी। आज भी मैं कई बार घर से निकलता हूँ तो जो मेरा स्वभाव है, गाड़ी में डीजल के अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं 5 स्टार होटल में रुकने का शौक नहीं रखता। कार्यकर्ताओं के यहाँ रुकना पसंद करता हूँ, या सर्किट हाउस में रुकना पसंद करता हूँ, या साधारण होटल में। पर कभी कभी जितेंद्र जी आप दिल से बताना, कभी कभी लगता है कि दबंग होने का भी नुकसान होता है, लेकिन जो मूल स्वभाव है आदमी का है जी, उसमें क्या क्यों चिंता करनी। भाग्य इंसान नहीं लिखता, भाग्य भगवान लिखता है, इसलिए आप डरते नहीं। यस, मैं आज भी मानता हूं कि भाग्य भगवान लिखता है। आप अपना कर्म ईमानदारी से और ऑनेस्टी से करो, ईश्वर आपके साथ होगा तो अच्छा ही होता है। मतलब जितेंद्र गोटवाल डरते किसी से नहीं है? कतई नहीं डरता। मेरी डिक्शनरी में डर शब्द दूर दूर तक नहीं है। मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हो? बिल्कुल लड़ता हूं मैं, और आगे भी लड़ता रहूंगा। एक अंतिम सवाल सर, राजस्थान की राजनीति का वह सच जिसे हर कोई जानता है पर स्वीकार नहीं करता, क्या लगता है आपको? देखिए, राजस्थान की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति हो या वर्ल्ड की राजनीति हो, राजनीति में ऐसे बहुत सारे सच होते हैं जिसे सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। सर फिर भी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कहा था कास्ट बेस्ड राजनीति है। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक है, उस नाते इस ओर कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है, हम लोग सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। एक बयान उन्होंने आपका सुना था, लास्ट सवाल है, कि आपने कहा कि मेरी कास्ट का है तो कोई चोर है, उचक्का है, लफंगा है, वो आ जाएगा तो मैं काम कैसे करूं? मतलब इस पर आपका क्या विचार है? आपकी कास्ट का कोई चोरी करके आ गया तो फिर, और आप विधायक हैं तो? नहीं, मुझे लगता है कि जो जैसा काम करके आया उसको उतना दंड मिलना ही चाहिए। अगर कोई गलत बचाना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए।
राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनका काम ही चोरों और उठाई गिरोह को संरक्षण देना है। मैं दल नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो प्रोफेशनली इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि चोरों और उठाई गिरोह को संरक्षण देने का काम उनका है। एक अंतिम सर, जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरे माता पिता से। अच्छा, उनसे क्या कुछ सीखने को मिला माँ बाप से? अब तो मेरे पिताजी ने 7 साल की उम्र में दिल्ली जाकर मजदूरी की और उसके बाद उनका ही कॉन्फिडेंस लेवल था, उनकी मेहनत थी। मेरी माताजी ने मजदूरी की, उनकी मेहनत थी जो हम यहाँ तक पहुंचे। और उन्होंने हमेशा हमें ये कहा कि जब आदमी मेहनत से और ईमानदारी से कुछ करता है उसको सक्सेस मिलती है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, उनको 25 साल हो गए हुए, लेकिन आज भी उनकी एक बात हमेशा याद रहती है कि जीवन में 2-3 चीजें आदमी को हमेशा स्पष्ट रखनी चाहिए अपने जीवन में। वो कहा करते थे कि मन का सच्चा, हाथ का पक्का। मतलब जिसके व्यापार में देनदारी लेनदारी अच्छी हो और ईश्वर को मानने वाला आदमी कभी पीछे नहीं रहता। तो अब सब इन नियम्स को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करता हूं। मैं आज राजनीति में होने के बाद भी मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि मेरी कोशिश रहती है मैं आज भी झूठ ना बोलूं। मेरे कार्यकर्ता इस बात के लिए नाराज होते हैं मेरे से, आप स्पष्ट बोल दे तो ये काम नहीं होगा। लेकिन मेरे मन को तसल्ली होती है कि मैंने किसी को गुमराह करने का काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको झूठ नहीं बोलते आप? मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिन्होंने मुझे विधानसभा दिखाई, जिन्होंने मुझे विधानसभा में पहुंचाया, जिन्होंने मुझे इतने बड़े ओहदे पर बिठाया, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए और वही है। तो जितेंद्र जी, आपने बहुत कीमती समय दे दिया। आज तो हमें पकड़ लिया, हमने बड़ी मुश्किल से आपको लिया है, हम जबरदस्ती यहाँ लाके बैठा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार जब तक कीमती समय देने के लिए। ये थे जितेंद्र गोटवाल। इनका पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, जय सिया राम।